जहां 1947 में मात्र कोई 8% के आसपास आपके लिटरेसी रेट आज बढ़कर 88% के आसपास हो गया था। लेकिन गत 5 वर्षों में अगर आप शिक्षा की बात करेंगे उसमें भी मैं समझता हूं क्षति हुई है। उदाहरण के तौर पे प्रदेश में लगभग कोई 3000 के आसपास ऐसी प्राथमिक पाठशालाएं हैं जहां पर मात्र एक टीचर है। 455 आपके प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स डेप्यूटेशन के माध्यम से चले हैं। इन टोटल प्रदेश में लगभग कोई 12,000 के आसपास शिक्षा विभाग में आपके पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस सरकार और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार हिमाचल जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जो हमें जनादेश मिला, उसमें अपनी शिक्षा के प्रति अपनी प्राथमिकता दर्शाते हुए हमने कार्य करना प्रारंभ किया। उदाहरण के तौर पे अभी गत कैबिनेट में ही लगभग जो जीरो इनरोलमेंट वाले पूरे 5 वर्ष में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 286 स्कूल थे जहां पर एक भी विद्यार्थी था, एक भी स्टूडेंट नहीं था, उन्हें डिनोटिफाई किया गया है। इसमें 228 आपकी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 56 आपके मिडिल स्कूल है, 56 आपके मिडिल स्कूल है। टोटल आपके 286 ये आपके शिक्षण संस्थान है जहां पर एक भी बच्चा नहीं था, जीरो इनरोलमेंट थी। यहाँ पर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ था, इनको उन स्कूल में भेजा जाएगा जहां पर स्टाफ का अभाव है। और स्टाफ का कितना अभाव है मैंने आपको इससे पहले सारे आंकड़े दे दिए हैं। 3000 आपकी सिंगल टीचर और 455 जो डेप्यूटेशन के माध्यम से जहां पर आपके स्कूल चले हैं। इसी तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश में जयराम सरकार ने अपने अंतिम 3-4 महीनों में 920 सरकारी संस्थान खोले थे। उसमें शिक्षा विभाग में छूता नहीं था। 320 के आसपास शिक्षा विभाग में भी भिन्न भिन्न स्कूल्स खोले गए, चाहे वो प्राथमिक पाठशालाएं थी, मिडिल स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स थे, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। उद्देश्य ज्यादातर तो राजनीतिक लाभ लेने का था। उसमें भी हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए निर्णय करेंगे। और जो एक सहमति बनी है उसमें हमने इन स्कूलों में, जिन प्राइमरी स्कूल में आपकी संख्या स्टूडेंट्स की 10 से ऊपर है, वो आपके फंक्शनल रहेंगे। मिडिल स्कूल के लिए स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की हमने 15 की रखी है। हाई स्कूल में ये संख्या हमने 20 रखी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये संख्या 25 रखी है। जो शिक्षा विभाग के अपने पैरामीटर्स होते हैं उसके अनुसार प्राथमिक पाठशाला के लिए कम से कम 25 बच्चे चाहिए, हाई स्कूल के लिए आपको 40 बच्चे चाहिए और 7 बच्चे हमारे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमने पैरामीटर रखा था। लेकिन हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, फारफ्लंग एरियाज है। इसमें एक लिबरल सोच आगे रखते हुए हमने ये जो पैरामीटर्स उसमें रिलैक्सेशन देते हुए इन स्कूल्स को, जिनकी संख्या इतनी होगी वो आपके फंक्शनल रहेंगे और भविष्य में नीड बेस्ड जहां आवश्यकता होगी, जहां आवश्यकता वहां के डिस्टेंस को देके होगी, जहां आपका डिस्टेंस 2 स्कूलों की भी ज्यादा होगा, जहां पर इस तरह की उचित मांग होगी, वो विकल्प भविष्य में खुले रहेंगे। आज आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, एक हमारे ही जिला शिमला का एक ननखरी का उदाहरण आपके समक्ष होगा, जहां पर 2 बच्चे हैं और 5 टीचर्स थे। एक की तो रिटायरमेंट शायद पिछले महीने हुई, फिर भी वर्तमान में 4 टीचर है और 2 बच्चे हैं। इस तरह की व्यवस्था भी कई जगह है। अगला कदम हमारा युक्तिकरण यानी रैशनलाइजेशन के बारे में भी होगा, ताकि एक तरह का संतुलन उन स्कूल्स के बीच हो जहां पर टीचर ज्यादा है और जहां पर आपके टीचर्स नाम मात्र है। आज हमारा जो पहला मैं समझता हूं
एक तरह का संकल्प है वो क्वालिटी एजुकेशन के प्रति, जिसका उदाहरण हमारा डे बोर्डिंग स्कूल जो राजीव गांधी जी के नाम से हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है। और उसके पीछे सोच यही है कि हमारे बच्चों को हिमाचल प्रदेश के सबसे बेहतरीन शिक्षा मिले, क्योंकि गत कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचा है। उदाहरण के तौर पर सर की रिपोर्ट आप सबने पढ़ी है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें भी जहां हिमाचल पहले टॉप 5 स्टेट्स में आया करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, आज 11वें नंबर पे पहुंच चुका है। यहाँ पर कॉलेजेस, मैंने स्कूल्स का तो आपके पास आंकड़ा, कॉलेजेस भी लगभग कोई 30 के आसपास खुले थे, उसमें से भी हमने 65 का आंकड़ा रखा कि जहां पर 65 से ऊपर बच्चे होंगे वो कॉलेजेस भी आपके फंक्शनल रहेंगे। और साथ ही साथ एक और निर्णय और किया है जो मैं समझता हूं हमारे डिपार्टमेंट में पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा। जो वर्दी योजना थी उसको भी डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों को मिले, उनके अभिभावक को मिले, ये भी हमने एक फैसला किया है। क्योंकि जो अतीत का जो पास्ट एक्सपीरियंस वो आपके सामने है, इस सेशन की जो वर्दी मिलती होती दूसरे सेशन में मिलती थी, कभी तीसरे सेशन में मिलती थी, और जो मिलती भी थी उसकी गुणवत्ता के बारे में भी कई तरह के सवाल उठाए जाते थे। तो आज ये भी हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है और आने वाले समय में जो हमारे रिक्त पड़े स्थान है जहां प्रमोशन और बैच वाइज अपॉइंटमेंट चली है, शीघ्र हमारे जो अन्य रिक्त पड़े स्थान हैं इसको भी भरने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी कमिटमेंट अपने पूरे प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकता उसमें सर्वोपरि शिक्षा के प्रति रहेगी और उसके लिए हम अग्रसर है। कुछ और आप पूछना चाहे? सर, कॉलेजेस कितने बंद हुए हैं? अगर हुए हैं तो उनके बच्चों को जो एग्जाम देने का मैकेनिज्म क्या रहेगा सर? अभी तो फिलहाल इस एकेडमिक सेशन तक अभी सभी जिस तरह की व्यवस्था बनी है वो बनी रहेगी। इस एकेडमिक सेशन के बाद अभी जो हमारे इस 65 से ऊपर के जो हमारे कॉलेजेस वो अपना कार्य करते रहेंगे। बाकी जो नियरेस्ट कॉलेजेस होंगे उनकी एडमिशन वहां करवाई जाएगी। सर, आपने पूर्व में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के भी बात की थी, क्या उस पे भी कुछ एक्सरसाइज? हाँ, इस पे भी एक्सरसाइज चली है, इस पे भी ये मामला विचाराधीन है और इसमें पिछली सरकार के दौरान भी कुछ कार्य हुआ था, कुछ बात इसमें और जोड़ी जाएगी। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना हमें हुआ है, बहुत बड़ा विभाग आप समझते हैं, और इसके बारे में भी हम सीरियस है और ये बातें भी आपके समक्ष है। सर, आपने नंदखड़ी का उदाहरण दिया है, ऐसे और भी स्कूल है जहाँ पर बच्चे कम है और टीचर ज्यादा हैं? नंदखड़ी का उदाहरण तो मैंने अभी दिया है। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था। 2 स्कूल मेरे चुनाव क्षेत्र में भी उद्देश्य यही है कि पूरे प्रदेश में अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बात की जा रही है, छात्र जो आपके अध्यापक नेता काफी ज्यादा सक्रिय है, हमेशा जो है सेक्रेटरी या डायरेक्टरेट में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं, कर्ज का रोना रो रहे हैं, लेकिन अपना रोड मैप क्या है ये शेयर नहीं कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? उनका काम कहने का है और मुझे क्योंकि वो भी वक्तव्य याद आते जब वो कहा करते थे कि हमारा जो शासन रहेगा, राज रहेगा, वो 25 साल के लिए रहेगा। फिर आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि हम 50 साल तक राज करेंगे। तो जनता जनार्दन ने जो भाजपा सरकार का विकास था 5 वर्ष का, उसका आईना दिखाया है और अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया है। ये हमारा पहला बजट होगा जो मैं समझता हूँ 17 तारीख को विधानसभा में लिए होगा और सारा ही जो विकास से संबंधित आपने बातें कही है वो पूरे प्रदेश के समक्ष होगी। सर, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। ये हमारी प्राथमिकता है और जैसे अभी ये संस्थानों की बात भी आई, इसमें भी हमने एक लिबरल व्यू रखा है। जो टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित हमारे संस्थान थे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। जहाँ पूरे कंट्री का अगर आप देखेंगे आंकड़ा मात्र 2% के आसपास है स्किल्ड मैन पावर हो। जैसे इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को आया था, उसका पूरा लाभ इसलिए मिल पाया हमारे स्थानीय वासियों की, कहीं ना कहीं इसका भाव था।
विषय के लिए जो हमारा एसपीडी डिपार्टमेंट है उसको भी सशक्त किया जाएगा, और साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नए नए ट्रेड्स हो, नए नए हमारे कोर्सेज हो। ये माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो आज के समय में रेलेवेंट है, इस समय में 2023 में रेलेवेंट है, उसके अनुसार हमारे कोर्सेज होंगे, हमारे ट्रेड्स होंगे। इसके दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी दे दिए हैं। और सर